वेलकम डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको हम बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हम सेल्स को कहते हैं। सेल्स जो हैं इनको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। लेकिन सेल्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एक बिल्डिंग जो है बेसिकली ब्रिक से बनी होती है, ठीक है ना, वैसे ही हमारी बॉडीज़ जो हैं या जितने भी प्लांट बॉडीज़ हैं, जितने भी एनिमल बॉडीज़ हैं, ये सभी जो हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स एंड ईच एंड एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अनदर सेल, अ प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, हर सेल जो है एक प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही मौजूद सेल से निकला होगा। तो एक सेल जो है ये ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलता है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट इज अ सेल? सेल इज एक्चुअली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इट इज दैट एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज, या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ऑल द बॉडीज, ऑल द लिविंग बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। All organisms, including plants, animals, all are composed of cells, and all cells arise from a pre-existing cell. सारे cells जो है पहले से ही pre-existing cell से बने होते हैं। तो मैंने यहाँ एक नाम लिखा है, नाम है इनका जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। रॉबर्ट हुक एक ऐसे इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में ये टर्म सेल जो है ये इस्तेमाल में लाया था अपनी एक बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उनकी बुक थी 1665 में पब्लिश हुई। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड जो है सेल जो है इस्तेमाल में लाया। मैं आपको बता दूं सेल के बारे में। सेल एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल रूम। आज भी जब किसी कैदी को एक छोटे से कमरे में कैद करके रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, तो वो जेल या वो कमरा जहाँ पर उसको कैद करके रखा जाता है उसको सेल ही कहा जाता है। ओके, एक्सट्रीमली स्मॉल रूम। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये टर्म जो थी, ये अपनी एक बुक थी, उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में 1665 में ये वर्ड जो है सेल यूज़ किया। तो सेल क्या होता है मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, और ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ईच एंड एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से ही जो सेल मौजूद होता है उसी से नए सेल की फॉर्मेशन होती है। सेल टर्म जो है सबसे पहले यूज़ किया था रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक 1665 में जो उन्होंने पब्लिश कराई थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसमें ये सबसे पहले ये वर्ड यूज़ में लाया था। और माइक्रोग्राफिया में सेल वर्ड जो इन्होंने यूज़ में लाया था, इस सेल वर्ड का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, सेल एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल रूम। इट मीन्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल रूम। ओके, इट इज नोन एज सेल। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेल के बारे में कुछ और चीजें हम पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने ही एग्जामिन्ड a thin slice of cork. Okay, examine thin slice of cork. उन्होंने एक छोटा सा एक अपने से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो आज जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो शायद जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता ना, उस तरह के 2 लेंसेज को मिलाकर या 3 लेंसेज को मिलाकर उन्होंने इस तरह का कोई वो जो है बनाया होगा रॉबर्ट हुक ने। उसमें उन्होंने, है ना, इस तरह का उन्होंने कुछ बनाया होगा। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं, ऐसा नहीं है। उनका सिस्टम बड़ा अनोखा था, बड़ा ही डिफरेंट था, बिल्कुल अलग तरह का।
ओके। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप ज़रूर आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, या आप अगर प्रदीप्स यूज़ करते हैं या आप एस चांद यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको इसकी फ़ोटोग्राफ जो है वो दिखाई देगी। आप ज़रूर देखिएगा, आप हैरान होंगे कि आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा कि माइक्रोस्कोप इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने वैसा बनाया था। क्योंकि उस समय इतने सोर्सेज नहीं थे तो बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नाम से आज हम जानते हैं। और उन्होंने जब उस माइक्रोस्कोप में जो उन्होंने बनाया, जिसको हम आज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं क्योंकि शुरू में इसी तरह का माइक्रोस्कोप बनाया गया, तो ये देखा गया, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने किसको एग्जामिन किया था? कॉर्क को, स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को, है ना, पतली पतली स्लाइसेस लिए कॉर्क की, और उनको उन्होंने एग्जामिन किया। एंड व्हाट ही फाउंड, he saw the dead cells of the plants. ओके, ये हम आज बोल रहे हैं कि डेड सेल्स उन्होंने प्लांट्स के देखे, लेकिन एक्चुअली क्या है, उन्होंने डेड सेल्स नहीं देखे थे प्लांट्स के, उन्होंने उन डेड सेल्स के सिर्फ सेल वॉल्स देखे थे। ठीक है, और वो सेल वॉल्स कैसे दिखते थे, ये भी आपको, आप जो भी बुक यूज़ कर रहे होंगे, एस चांद यूज़ कर रहे होंगे, प्रदीप्स यूज़ कर रहे होंगे, या कोई भी यूज़ कर रहे होंगे, उसमें आपको ना इसकी भी फोटो दी गई होगी, कैसे रॉबर्ट हुक को कैसे दिखाई दिया वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो था, वो थिन स्लाइस का, वो कैसे दिखाई दिया। तो वो बेसिकली एम्प्टी रूम्स की तरह, खाली कमरों की तरह दिखाई दिया। ठीक है ना, और देखने से ही पता लगता था कि ये जो डेड सेल्स वो देख रहे हैं, कॉर्क के स्लाइसेस को जो देख रहे हैं, जिनमें डेड सेल्स उनको दिखाई दे रहे हैं, जो खाली कमरों की तरह दिखाई दे रही हैं, उनमें लिविंग कंटेंट जो था वो नहीं था। देयर वॉज नो लिविंग कंटेंट इन इट। सो he used a word cellular या cellulae। ओके, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ये वर्ड था, मैं आपको बता दूं, वर्ड था cellulae। ओके, ये तो प्लूरल होता है और सिंगुलर में इसका होता है सेलुला। उन्होंने ये टर्म जो थी वो यूज में लाई, प्लूरल में सेलुले और सिंगुलर में सेलुला, ये सिंगुलर में हम यूज में लाते हैं। ओके, तो उन्होंने एक टर्म यूज की, वो टर्म था क्या, मैंने आपको बताया सेलुले, वो टर्म था जो उन्होंने इस्तेमाल में लाया। और इस टर्म सेलुले का सिंगुलर जो था वो क्या था, वो सेलुला था। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सेल्स टर्म जो थे इन्होंने टॉस किया था रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक में, द माइक्रोग्राफिया में 1665 में जो पब्लिश हुई थी, ये टर्म सेल जो है यूज में लाया गया। उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन की, जो आपको, जो भी बुक आप यूज़ करें उसमें आपको दिख जाएगा वो स्ट्रक्चर। और उन्होंने उसके नीचे थिन स्लाइसेस देखे कॉर्क के, और जब उन्होंने थिन स्लाइसेस कॉर्क के देखे तो उन्होंने देखा कि उन थिन स्लाइसेस में लिविंग कंटेंट नहीं था, और वो लिविंग कंटेंट नहीं था, और वो थिन स्लाइसेस जो थे कॉर्क के, वो एम्प्टी रूम्स की तरह, खाली कमरों की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जो टर्म यूज़ किया था वो सेलुले था प्लूरल में, और उसका सिंगुलर जो होता है वो सेलुला होता है। ओके, तो आगे चलते हैं और इसके बारे में और बात करते हैं। जो ये सब्सटेंस है कॉर्क, ये बेसिकली बार्क ऑफ ट्री से बना होता है ना। आपको पता होगा जो बार्क होता है ट्री का, वो बेसिकली डेड पार्ट होता है ट्री का ना, डेड पार्ट होता है। और सेल का लैटिन वर्ड जो है मैंने आपको बताया, ये होता है लिटिल रूम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि हम सेल के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सेल के फीचर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेल कोई आम चीज नहीं है। ओके, हमारे शरीर में ये आम है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। ओके, लाइटली क्यों नहीं ले सकते, देखिए ज़रा बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स के फीचर्स। सबसे पहला फीचर तो ये है, इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ये जब आप सेल की बात करते हैं, जब आप बोलते हैं कि सेल, तो सेल के बारे में एक खास बात क्या है, सेल जो है इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। जो सेल्स हैं, दे आर एबल टू रेप्लिकेट
independently. Now what do you mean by replicate independently? ये वर्ड हम यहाँ पर एक टर्म यूज में ला रहे हैं, टर्म है replicate independently. तो टर्म वैसे ये है replicate. मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब replicate means to duplicate itself. Okay, replicate means to duplicate itself or to copy something exactly. And when we say it is able to replicate independently means बिना किसी बाहरी सहायता के ये अपने आप ही अपने आप को डुप्लीकेट कर लेती है. डुप्लीकेट कर लेने का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास एक सेल है, मतलब बॉडी का एक सेल जो है हूबहू अपनी तरह का एक और सेल जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है, एक सेल जो है एग्जैक्टली अपनी तरह का एक और सेल जो है बनाने में सक्षम है, एबल है. तो दूसरा पार्ट, तो दूसरे की बात कर लेते हैं. जब आप बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि इट परफॉर्म, मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा. इट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज. ओके, तो जब आप कहते हैं परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात से आपको बात समझाता हूं. लाइफ एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज हैं जिनमें हमारे सेल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और उनके बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. जैसे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ से रिलेटेड, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, जितने भी फिनोमेना होते हैं, रेस्पिरेशन, ये सारे ये लाइफ एक्टिविटीज़ हैं. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट जो हमने किया वो था इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. जब हम बोलते हैं इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, तो उसका मतलब होता है ये अपने आप से ही नए नए तरह के बॉडीज जो है बनाते जाती है जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह ही होती है. और दूसरा मैंने जो आपको बताया, इट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़, मैंने आपको बताया ये जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जो एक सेल के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये कर सकती हैं, सेल्स कर सकती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, न्यूट्रिशन, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे थोड़ा सा अलग सोचें तो एडेप्टेशन भी एक लाइफ एक्टिविटी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, एडेप्टेशन भी एक लाइफ एक्टिविटी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. और इसके अलावा ग्रोथ, ये भी एक लाइफ एक्टिविटी हम कंसिडर कर सकते हैं. तो बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज़ एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली कैरी कर सकता है. मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन हो गया या रेस्पिरेशन हो गया या और जितने भी इस तरह के फिनोमेना है, ये सब जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स में मैंने सबसे पहले बढ़ाया इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और दूसरा मैंने बताया परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़. आप उसमें आगे लिख सकते हैं लाइक न्यूट्रिशन, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक अडेप्टेशन, वट एवर इट इज़. ठीक है. तो तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो है हैव सेम केमिकल कंपोजिशन. हैव सेम केमिकल कंपोजिशन. तो एक सेल जब उसी से एक दूसरा सेल बनेगा, तो मैंने आपको बताया इट रेप्लिकेट्स ना, हमने टर्म यूज़ किया इट रेप्लिकेट्स, और मैंने उसका मीनिंग आपको बताया कि ये अपना ही एक डुप्लीकेट जो है वो तैयार कर देता है. तो मैंने आपको बताया सेल जो है इट हैज़ सेम केमिकल कंपोजिशन लाइक द वन फ्रॉम विच इट अरोज, जिससे ये निकला होता है, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, जिससे ये एक सेल बना होता है, जिसकी जैसी उसकी कंपोजिशन होती है वैसी ही इस सेल की कंपोजिशन होगी. आपके पास एक सेल है, वो सेल मैंने आपको बताया एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होगा, और इस प्री एग्जिस्टिंग सेल की जो कंपोजिशन होगी वही कंपोजिशन जो है नए बनने वाले सेल की होगी. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. मतलब ये कि एक सेल जब डिवाइड होगा दो सेल्स में, है ना, जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा तो वो दोनों सेल्स जो हैं वो जिस सेल से बने होते हैं उसके सारे
केमिकल कंपोजिशंस जो है वो कैरी करते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स में सबसे पहला कैरेक्टर तो ये है, इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। दूसरा है, इट परफॉर्म्स लाइफ एक्टिविटीज़, ओके। और तीसरा मैंने बताया, हैव सम केमिकल कंपोजिशन। मैं अभी थोड़ा समय पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सेल के ऊपर। हमारा एक चैनल है mathematicsandScience.com करके, अगर आपको कभी समय मिले फेसबुक पर है ये mathematicsandScience.com, ठीक है जी। mathematicsandScience.com एक चैनल है, कभी आपको समय मिले तो उस चैनल में देखिएगा, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। उनमें से एक मैंने उसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी डाली थी जो YouTube में मैंने देखी थी, और उसका लिंक जो था मैंने उसमें शेयर किया था mathematicsandScience.com में। तो उसको देखते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस की, जिसने भी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अब मुझे उनका नाम भूल गया, बड़े पॉपुलर हैं। तो उसमें उन्होंने एक जगह पर एक बात यूज़ की थी कि एक जो सेल होता है ना, ये मुझे अचानक ये बात याद आई, एक सेल जो होता है वो एक शहर की तरह होता है। आप समझ रहे हैं, एक शहर में एक डिपार्टमेंट है पावर सप्लाई कर रहा है, एक डिपार्टमेंट पानी सप्लाई कर रहा है, एक डिपार्टमेंट उसकी सुरक्षा में लगा हुआ है, एक डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट जो है उसके डिफेंस से रिलेटेड है ना। बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट्स मिलकर एक शहर को चलाते हैं या एक देश को चलाते हैं। तो एक सेल जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ओके। तो चलते हैं थोड़ा सा, ये तो मुझे अचानक एक बात याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं, mathematicsandScience.com नाम से एक YouTube पे पेज है, आप ज़रूर उसमें इसको ढूंढ सकते हैं, ओके। चलते हैं, हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, शो सेम मेटाबॉलिक, शो सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ सेम है। तो लाइफ एक्टिविटीज़ अगर सेम है तो मैं आपको बताऊँ, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी जो हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी वो भी सेम ही होंगी, ठीक है ना। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं सेल की, वो सारी जो हैं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल जिससे वो बने होते हैं उसके जैसी ही होती हैं, एग्जैक्टली सेम। और मैं एक और चीज़ बताऊं, फिफ्थ बात जो सेल के बारे में बताना चाहूँगा, इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ओके। इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ओके। इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है, सपोज करिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और ये है तो बड़ी बच्चों को देने वाली शायद एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, वी आर साइंस स्टूडेंट्स और हमें इस तरह से सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। सपोज करिए किसी कोई रोड एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, ओके, और नहीं पता लगता कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है किन लोगों को बिलोंग करती है। अब ये जानना होता है, और आपके पास सपोज करिए 3-4 लोगों को डाउट होता है कि ये उनकी फैमिली का मेंबर है, तो कैसे चेक किया जाएगा पता है आपको? उसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है, ओके। डीएनए टेस्ट आपने ये कॉमन सुना होगा, क्योंकि आपकी जनरेशन जो है वो मूवीज़ देखती है, टीवीज़ में भी इस तरह की चीज़ें देखती रहती हैं। डीएनए टेस्ट इसको बोलते हैं। डीएनए टेस्ट क्या होता है, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ। अगर सपोज करो मेरे शरीर में जो सेल है, उस सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो मेरे फादर से और मेरे मदर से मुझ तक पहुँची है। तो मेरे सेल जो है मेरे फादर और मेरे मदर के भी इंफॉर्मेशन लिए हुए होता है, और सिर्फ उनके इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मेरे मदर और मेरे फादर के जो सेल्स हैं वो उनके मदर और उनके फादर के सेल्स के इन्फॉर्मेशन लिए हुए होते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन आगे मेरे पेरेंट्स में पास हुए, तो वही इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझ में भी पास होगी। यानी कि मेरे सेल से मेरे ग्रैंडफादर के भी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल सकती है। इन्फॉर्मेशन निकल सकती है मतलब हम चेक कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही क्या हो सकता है, मेरी जो अगली जनरेशन होगी, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है, उसके अंदर भी मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके निशान जो हैं मौजूद होंगे।
इनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जीन्स में हमारे ये सब कुछ होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं जीन्स की फॉर्म में। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पुरानी जनरेशन्स की वो उसके अंदर होती हैं। मतलब ये कि मेरा अगर बेटा होगा और मेरी बेटी होगी तो उसके अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, और उनके जो बेटा बेटी होंगे उनके अंदर भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी। उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन भी जो है उसके अंदर, उनके अंदर मौजूद होगी। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ रहा होगा। अभी अभी मैंने जो टॉपिक ख़त्म किया वो था सेल्स के बारे में, कि सेल्स, रॉबर्ट हुक ने ये पहले टर्म यूज़ किया। सेल वर्ड जो है टर्म सेलुले या सेलुला से आया है। सेलुले प्लूरल है, सेलुला उसका सिंगुलर है, और इनसे वर्ड बनता है सेल, और सेल का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल रूम। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जो पब्लिश हुई थी माइक्रोग्राफिया 1665 में, उसमें ये टर्म जो है यूज़ में लाया गया था। एक्चुअली इन्होंने एक थिन स्लाइस जो था कॉर्क का, कुछ थिन स्लाइसेस जो थे कॉर्क के, उनको अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जिसको आज हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मानते हैं। ओके, उसके नीचे देखा और उन्होंने देखा कि उनको छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए जो बिल्कुल एम्प्टी रूम्स दिखाई दिए, जिनमें कोई लिविंग कंटेंट मौजूद नहीं था। ओके, तो उन्होंने इसको नाम दिया था सेल। फिर मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हैं बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये है, इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ। ये अपनी तरह का एक और सेल बना सकता है। एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरह से ये सेल जो है बढ़ते जाएंगे और एक पूरी फौज खड़ी हो जाएगी, और वो सारे सेल जो हैं एक जैसे ही केमिकल कंपोजिशन वाले होंगे, हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। और तो और उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी सेम होती होगी, और तो और उनके अंदर जो वो सब के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सेम होगी। ओके, और सब जो है सेम लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते होंगे। ओके, ये तो हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते वक्त हम कुछ नई चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल्स की शेप के बारे में। हमने सेल्स के बारे में तो पढ़ लिया। ओके, तो सेल क्या होता है हमने पढ़ लिया, सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं पढ़ लिया। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं सेल की शेप कैसी होती है। सेल जो है अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जब अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको दो तरह के सेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। शेप के ऊपर दो तरह के शेप्स होते हैं, रेगुलर शेप्स होते हैं और इर्रेगुलर शेप्स होते हैं। ओके, पहले मैं इर्रेगुलर शेप्स की बताता हूं, जिनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ओके, इर्रेगुलर शेप्स की बात कर लेते हैं। तो इर्रेगुलर शेप्स की जब आप बात करते हैं तो जैसे आपको पता होगा WBC, वाइट ब्लड सेल, इसके अलावा अमीबा। ओके, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये शेप चेंज करते रहते हैं। WBC इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, वाइट ब्लड सेल का कोई फिक्स शेप नहीं है। ओके, इरेगुलर शेप है, इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप। ओके, कोई फिक्स शेप नहीं। अमीबा, इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप। आपने देखा होगा अमीबा जो है इस तरह से होता है। ओके, ये अमीबा, ये सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये अमीबा है, कोई फिक्स शेप नहीं है। थोड़ी देर में देखेंगे तो यही अमीबा जो है शायद इस तरह से होगा। ओके, थोड़ी देर में देखेंगे तो ये अमीबा जो है वो इस तरह से होगा, तो कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है जी, कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी। ओके, तो WBC हो गया, अमीबा हो गया, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो इरेगुलर शेप है। मैंने एग्जांपल दिया WBC और अमीबा की। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनकी फिक्स शेप होती है। सम सेल्स हैव फिक्स शेप, सेल्स विद फिक्स शेप। एक दो हम शेप्स डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब आप कहते हैं फिक्स शेप, तो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं उनकी फिक्स शेप होते हैं। ओके, ठीक है ना। सम सेल्स हैव फिक्स शेप। तो मैं आपको बताऊं, मोस्टली द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव फिक्स शेप्स। ओके,
जब सेल्स की हम बात करते हैं विद फिक्स शेप्स, तो मैं आपको बता दूं वो किस में हो सकते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं, पढ़ते हैं, उन सब में फिक्स शेप्स होती हैं। तो एक बड़ी पॉपुलर शेप है एलिप्टिकल, एलिप्टिकल शेप। ओके, एलिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। एलिप्टिकल शेप जो है ये एलिप्टिकल शेप जो है इस तरह का शेप। ओके, ये एलिप्टिकल शेप है। तो एलिप्टिकल शेप के बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो जिनका डिज़ाइन जो होता है, जिनका शेप जो होता है वो एलिप्टिकल होता है। वो एलिप्टिकल होते हैं देखने में इस तरह से राउंड। ओके, इस तरह के राउंड, इस तरह की शेप को हम एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। ओके, या इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एलिप्टिकल सेल्स में एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है फैट सेल्स। फैट सेल्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और लेते हैं दूसरा, देखते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल सेल में एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ओवम, एग जो है, एग सेल जो होता है वो, इसको ओवम कहते हैं ना। तो ये स्फेरिकल शेप होती है। तो एलिप्टिकल में मैंने एग्जाम्पल दिया फैट सेल्स का, ओके, और स्फेरिकल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ओवम का। तो एक और लेते हैं स्पिंडल शेप। जब आप स्पिंडल शेप की बात करते हो, स्पिंडल शेप आप आगे पढ़ेंगे, जब आप टिश्यूज़ टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मसल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप मसल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मूथ मसल सेल्स जो हैं, स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर स्पिंडल शेप। तो एलिप्टिकल में मैंने एग्जाम्पल दिया फैट सेल्स का, स्फेरिकल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ओवम का, स्पिंडल शेप्ड में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्मूथ मसल सेल्स का। एक और लेते हैं, चौथा पार्ट, नॉब्ड थ्रेड। जैसे एक नॉब्ड थ्रेड होता है ना, उस तरह की शेप देखिए। उस तरह की शेप में एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है स्पर्म। ओके, नॉब्ड थ्रेड की तरह आपको दिखाई देगा। ओके, नॉब्ड थ्रेड में आपके पास एग्जाम्पल हो गया स्पर्म का। और देखते हैं डिस्कॉइडल शेप होती है, जो डिस्क लाइक शेप। डिस्कॉइडल शेप में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेड ब्लड सेल का, आरबीसी। ओके, मैंने आपको एलिप्टिकल में एग्जाम्पल दिया फैट सेल का, स्फेरिकल में एग्जाम्पल दिया ओवम का, स्पिंडल शेप में मैंने एग्जाम्पल दिया स्मूथ मसल सेल्स का, नॉब्ड थ्रेड में मैंने एग्जाम्पल दिया स्पर्म का, और डिस्कॉइडल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आरबीसी। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है ना, इनमें आपको बहुत सारी इस तरह की शेप्स जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी। मैं फिर भी आपके साथ अभी जो है एक फ़ोटो जो है वो शेयर करूँगा, आप ज़रूर उसको देखिएगा, आपको बड़े अच्छे से जो है वो समझ आएगा। तो चलते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और शेप देखते हैं इलोंगेटेड। मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इलोंगेटेड शेप जो है उसमें हम नर्व सेल की एग्जाम्पल ले सकते हैं। नर्व सेल, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल। तो मैंने अभी एलिप्टिकल, स्फेरिकल, स्पिंडल शेप्ड, नॉब्ड थ्रेड शेप, डिस्कॉइडल शेप एंड एलोंगेटेड शेप, इन सब की शेप के सेल्स के बारे में बताया। ये तो बहुत कम है, और बहुत सारे रेगुलर शेप्स होते हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, और उनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एलिप्टिकल सेल की थी, वो थी फैट सेल। स्फेरिकल का ओवम मैंने एग्जाम्पल दिया। स्पिंडल शेप में आप स्मूथ मसल सेल्स को डिस्कस कर सकते हैं, और नॉब्ड थ्रेड में हम बात कर सकते हैं किसकी? स्पर्म की। डिस्कॉइडल में आरबीसी, इलोंगेटेड में नर्व सेल। तो मैं अभी आपके लिए तो ये जो है ये डिफरेंट सेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये है स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल जो है ना वो देखने में इस तरह का होता है। ओके, ये ब्लड सेल मैंने आपको जो बताया था। ओके, ये ह्यूमन स्पर्म जो है इस तरह का नॉब्ड थ्रेड की तरह है ना, दिख रहा है ना आपको। ये है ओवम। मैंने आपको ओवम के बारे में बताया था। ओवम मैंने किसका एग्जाम्पल रखा था? स्फेरिकल का। देखने में लग रहा है ना स्फेरिकल।
और इसी तरह एलिप्टिकल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था फैट सेल का, ये एलिप्टिकल है, ये थोड़ी सी शेप इसकी अलग दिख रही है लेकिन ये एलिप्टिकल है, ओके, ये एलिप्टिकल है। और ये है इलोंगेटेड में, देखिए इलोंगेटेड में ये है नर्व सेल, ओके, ये है आपका नर्व सेल। ये देखिए डिस्क लाइक शेप है, ये डिस्क लाइक शेप है, ओके, डिस्कॉइडल है, तो ये आरबीसी है, ठीक है जी, ये आरबीसी है। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये है आरबीसी, ये देखिए ये सारे आरबीसी का स्ट्रक्चर है। डिस्कॉइडल, डिस्क लाइक शेप है ना, ये भी डिस्क लाइक शेप है, ये भी डिस्क लाइक शेप है, ये भी डिस्क लाइक, ये भी डिस्क लाइक शेप है। अब देखिए ये भी डिस्क लाइक शेप है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क लाइक शेप है। तो ये सब जो है डिस्कॉइडल रेगुलर शेप की एग्जाम्पल है आरबीसी, ओके। ये है स्मूथ मसल सेल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ये है स्मूथ मसल सेल, स्पिंडल शेप्ड है ना, ओके। ये देखिए ये नॉब्ड थ्रेड की तरह है, स्पर्म सेल, ओके, इसको हम बोलते हैं। ये स्फेयर की तरह है, ओवम। ये एलिप्टिकल है शेप में, देखिए फैट सेल, ओके। इसी तरह से ये जो हैं ये हैं नर्व सेल्स, ये हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर नर्व सेल्स, इलोंगेटेड है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक, ये हमारे ह्यूमन बींग्स में ये सारे सेल्स जो हैं मौजूद हैं। तो अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज हमने पढ़ा सेल्स के बारे में। मैंने आपको बताया सेल्स क्या होते हैं, सेल्स को सेल टर्म जो है किसने यूज़ किया सबसे पहले, रॉबर्ट हुक का नाम मैंने आपको बताया। 1665 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी, नाम था माइक्रोग्रेफिया, ओके। मैंने सेल के बारे में आपको बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया, किस तरह से रॉबर्ट हुक ने इसके ऊपर स्टडी किया वो बताया। उन्होंने थिन स्लाइसेस लिए कॉर्क के और एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे खाली कमरे होते हैं, तभी उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। और ये सेल वर्ड जो है इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुले एंड सेलुला। सेलुले जो है ये प्लूरल है, सेलुला उसका सिंगुलर है। सेल का मतलब होता है एम्प्टी रूम। मैंने फिर आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे सेल्स के बताए। सबसे पहला जो फीचर मैंने बताया, बड़े डिटेल में मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेल का पहला फीचर था इट इज़ एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। दूसरा फीचर था इट परफॉर्म्स लाइफ एक्टिविटीज़, हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, शो सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड कंटेन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। मैंने डीएनए के बारे में आपको बताया और डीएनए टेस्ट क्या होता है इसके बारे में बताया, इसके बारे में जिक्र करते हुए मैंने आपको, फिर हमने शेप के बारे में बात की। हमने डिस्कस किया कि शेप्स जो हैं दो तरह के होते हैं, रेगुलर शेप्स हो सकती हैं, इरेगुलर हो सकती है। इरेगुलर में मैंने आपको एग्जांपल दिया WBC और अमीबा का, और रेगुलर में मैंने आपको कुछ शेप्स बताए, जैसे एलिप्टिकल शेप में एग्जांपल फैट सेल का दिया, स्फेरिकल में ओवम का, स्पिंडल शेप में स्मूथ मसल सेल्स का, नॉब्ड थ्रेड में मैंने आपको स्पर्म का, डिस्कॉइडल या डिस्क लाइक शेप जो है आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया, इलोंगेटेड में मैंने आपको नर्व सेल के बारे में बताया। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी लेक्चर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। सेल के बारे में आपको नई नई जानकारी जो है सेल के बारे में मिलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए। बाय।